22 अप्रैल 2025। ये तारीख भारत के लिए काले दिन की तरह दर्ज हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए। हमले में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़ते कि वो हर इंसान से हिंदू है मुसलमान पूछ के मार रहे हैं। जो औरतें बोल रही हैं हमें भी मार दो, उनको बोल रहे हैं जाओ जाके अपनी सरकार को बताओ। दोस्तों, कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 से 2020 के बीच में अलग अलग हमलों में 9 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल ही सुरंग में काम कर रहे 6 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट मोहनलाल बिंद्रू की दुकान में जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसी दिन पानी पूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी साल 7 अक्टूबर को सुविंदर कौर, जो कि प्रिंसिपल थे, उन्हीं के कॉलेज में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर 16 अक्टूबर को एक रेडी चलाने वाले व्यक्ति अरविंद कुमार शाह की भी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इन सब हमलों में कई सवाल सामने निकल कर आते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल भी सामने आता है कि ये अत्याचार हिंदुओं पर ही क्यों? दोस्तों, हमले में हिंदुओं को टारगेट किया जाना दुश्मनों का एक ही मकसद था, भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में आपसी तनाव पैदा करना। हिंदुस्तान मुसलमान का आबाद हुआ है, बताइए किसने आबाद कर रखा है? इसमें जो शहीद हुए वो सब मुसलमान थे, कोई हिंदू नहीं था उसके अंदर, सिर्फ मुसलमान थे भाई साहब। आज भारत वैश्विक स्तर पर धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर न सिर्फ उभर रहा है, बल्कि पूरे विश्व में भारत की धर्म स्थिर देश के रूप में एक अलग छवि भी निकल कर आ रही है। अब ऐसे में आतंकियों का धर्म पूछकर हमला करना यही दर्शाता है कि भारत में धार्मिक स्तर पर तनाव पैदा किया जाना और उसे बढ़ावा देना। लेकिन दोस्तों, भारत ने पूरी तरीके से आतंकियों के इस साजिश को नाकाम कर दिया और धार्मिक स्थिरता का परिचय देते हुए भारत सरकार ने इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर पेश किया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। लेकिन दोस्तों, इस हमले ने पूरे देश को न सिर्फ दुख में डाला, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बदले की आग में भी झोंक दिया। दोस्तों, इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सबसे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित किया। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। यह निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग के बाद लिया गया। इसके बाद बाघा अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही रुक गई। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए और 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया, मतलब कि भारत के ऊपर से कोई भी पाकिस्तानी जहाज उड़ नहीं सकता। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कदम भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए, जिनसे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। इतना करने के बाद भी भारत रुका नहीं। 15 दिन बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है। इस ऑपरेशन में भारत ये साफ कर देता है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और POK में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और POK में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें बहावलपुर और मुरीद के कोर्ती और मुजफ्फराबाद जैसे स्थान शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मापी गई और गैर उत्तेजित और जिम्मेदार थी, जिसमें सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, न कि सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों पर। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ये मानने से साफ इनकार कर देता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान से कोई लेना देना है, और भारत पर यह आरोप भी लगाता है कि भारत का दावा झूठा है और हमारे इलाके में कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है। और पाकिस्तान इस चीज की भी पुष्टि करता है कि भारत सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज करते हुए भारत पर यह आरोप लगाया कि भारतीय हमलों में नागरिक क्षेत्रों, मस्जिदों और घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 31 नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। पाकिस्तान के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 स्थानों पर 24 हमले किए, जिसमें नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान भारत पर लगाए आरोपों पर कोई भी सबूत नहीं दे पाता है, और ऊपर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर देते हैं कि ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट बनाया गया और किसी भी नागरिक क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। Were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically
build terror infrastructure. It is a complex web of recruitment. तांबा कटवा के सामने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इस जगह पर ट्रेन किया गया था। और प्रमाण के रूप में भारत सरकार सैटेलाइट इमेज जारी करती है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि हमले सिर्फ आतंकवादी शिविरों पर ही केंद्रित थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को अस्वीकार करते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लेता है और भारत के खिलाफ काउंटर अटैक करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत से 2 बार सीज फायर की मांग की, जिसमें पहले 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ के बातचीत के दौरान ही सीज फायर की मांग की। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर ही दिया और हमला सेना पर कम करके सिविलियंस पर ज्यादा किया। दोस्तों, कश्मीर के पुंछ जिले में गोलीबारी के दौरान 13 से 20 नागरिकों की मौत हुई और 50 से 60 लोग घायल हुए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर भी भारी गोलीबारी, ड्रोन, मिसाइल हमले की, लेकिन भारतीय सैन्य डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को असफल कर दिया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और युद्ध भी बढ़ता गया। इसी बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आए। कई देश अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और दोनों देशों में जो घरेलू लीग चल रहे थे, जैसे IPL और PSL, उन्हें स्थगित कर दिया गया। इसमें चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ये सब पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भारत का समर्थन करता है, लेकिन युद्ध में शांति की अपील करता है। यूरोप, रूस, ब्रिटेन और ईरान ये देश न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर जाता है। असल में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए जा रहे थे भारत पर, वो ड्रोन मेड इन टर्की थे। दोस्तों, ये वही टर्की है जहां हर साल भारत से लाखों लोग पर्यटक के तौर पर जाते हैं। अगर 2023-24 की बात करें, टर्की ने भारत से $6.65 बिलियन का व्यापार किया। भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को बताया कि फॉरेंसिक जांच में तुर्की के एसिसगार्ड सोंगर ड्रोन की पुष्टि हुई। मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के एसिसगार्ड सोंगर ड्रोन हैं। तो भारत में यहीं से तुर्की के खिलाफ बहिष्कार शुरू होने लगता है। दोस्तों, एक नजर भारतीय मीडिया की तरफ भी डालते हैं। आज की ओर भारतीय मीडिया की रैंकिंग विश्व स्तर पर घटती जा रही है और 180 देशों में 191वें स्थान पर रैंकिंग है। अगर कुछ न्यूज चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी न्यूज चैनल सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, पहलगाम हमले की बात करें तो मीडिया ने सिर्फ ये बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया कि हमले के दौरान स्थानीय शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने आतंकवादियों की राइफल छीनकर पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी, जिस दौरान उसे भी गोली से मार दिया गया और घायल लोगों का रेस्क्यू जिन लोगों द्वारा किया गया वो भी स्थानीय मुस्लिम ही थे। दोस्तों, वॉर के दौरान शहरों में जितने इमरजेंसी सायरन नहीं बजे होंगे, इन्होंने उससे कई ज्यादा बार हर मिनट अपने चैनल पर बजाया, ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर को आकर्षित किया जाए। बाकी खबरें तो गई तेल में। इस दौरान पुराने वीडियोस और AI जनरेटेड फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत फैलाई गई। दोस्तों, भारत पाक के इस वॉर के दौरान कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भारत के खिलाफ बयान दिए। दोस्तों, ये वही एक्टर्स, सिंगर्स हैं जिन्हें भारत में उनकी परफॉर्मिंग के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इन बयानों के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने इन पर भारत में पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की नहीं है। कुछ को छोड़कर भारत में भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये सिर्फ बैटिंग एप्स के प्रमोशन के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पर। भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 4 दिन तक चला, लेकिन अचानक अमेरिका बीच में कूद पड़ता है और दोनों देशों से पूर्ण युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की अपील करता है और दोनों देश मान भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार पूर्ण युद्ध विराम के लिए नहीं मानती है और शर्तों के आधार पर कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता इस फैसले से बहुत नाखुश नजर आती है और भारतीय लोग चाहते थे कि अमेरिका ने भारत का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय वस्तुओं पर 26% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं और एप्पल के CEO टिम कुक को भी स्पष्ट रूप से भारत में एप्पल के प्रोडक्शन को रोकने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिसके चुनाव जीतने पर भारत में खुशियां मनाई जाती है। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ the United States of America, Mr. Donald Trump। ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही बनाए ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, और अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाता है तो उन पर 25% तक आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। दोस्तों, आज भारत की GDP $4.19 ट्रिलियन की हो चुकी है और भारत दुनिया में आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
अगर भारत में एप्पल का प्रोडक्शन रुक जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एप्पल के फाउंडर टिम कुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बात को नकारते हुए भारत में एप्पल के प्रोडक्शन को जारी रखने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में बिकने वाले 50% आईफोन इंडिया में ही बनाए जाते हैं। इसी बीच इंटरनेशनल ट्रेड कोड CIT ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। हालांकि अभी इस पर फाइनल जो डिसीजन है वो आना बाकी है। वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों भारत सरकार ने पाकिस्तान से सीज फायर करने के लिए जो शर्तें रखी हैं उनमें से पहली शर्त है कि सिंधु जल संधि पर कोई भी समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठन को समर्थन बंद करना होगा। अगर पाकिस्तान कोई भी शर्त तोड़ता है तो भारत कभी भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। पाकिस्तान के लिए वीजा सेवाएं बंद रहेंगी और बॉर्डर भी बंद रहेगा और हवाई क्षेत्र भी बंद रहेगा। पाकिस्तान को आतंकवाद पर ठोस वादा करना होगा कि उसकी ओर से कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं की जाएगी। दोस्तों इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई को रोकना और बॉर्डर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना था। दोस्तों अगर आगे कोई ऐसी वॉर जैसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐसे न्यूज चैनल से दूरी बनाए रखनी है जो मुख्य खबरों को छोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं और भड़काऊ किस्म के खबर देते हैं। आपको बिना पुष्टि के कोई भी वीडियोज या फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने हैं और ना ही इसे शेयर करने हैं। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए कम्युनिटी गाइडलाइंस का हमेशा आपको पालन करना है। आपको सामाजिक शांति और एकता बनाए रखनी है। नकारात्मकता फैलाने वाले खबरों को शेयर नहीं करना है। इमरजेंसी नंबर्स और हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके पास होने मौजूद है। धन्यवाद। वंदे मातरम।